Hello students, I am Puni from Prep Kirpa classes. We are going to start now the chapter 10, Respiration in Organisms. Let us start. First question, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? Answer, during the run, the demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. After finishing the race, an athlete breathes faster and deeper than usual to supply more oxygen to the cells so that the breakdown of food is speeded up and more energy is provided to the body. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब कोई एथलीट रेस को खत्म कर लेता है तो वह जल्दी से और डीपर सांस लेता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर है कि जब कोई एथलीट दौड़ता है तो उस समय उसको ज्यादा से ज्यादा शरीर को एनर्जी चाहिए होती है और पर जो सप्लाई है ऑक्सीजन की, जिससे कि एनर्जी को प्रोड्यूस होना है, वो सप्लाई जो है ऑक्सीजन की कम होती है। इसलिए मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ताकि एनर्जी की डिमांड को पूरा किया जा सके। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना होती है। जब रेस खत्म हो जाती है तो एथलीट जो है वो डीपर और फास्टर सांस लेता है। वो इसलिए लेता है कि ताकि जो उसकी बॉडी के सेल्स है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो सके और इससे जो फूड है उसकी ब्रेकडाउन तेजी से हो सके और ज्यादा से एनर्जी शरीर को मिल सके। Next, list the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. Answer, similarities. Number 1, both aerobic and anaerobic respiration use glucose as a starting molecule. Number 2, both take place inside the cells. Third, both break down the food and energy is released. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमने एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को काउंट करना है। सबसे पहले है सिमिलैरिटीज। दोनों केसेस में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ग्लूकोज यूज होता है। दोनों रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होते हैं और दोनों रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। Differences. Aerobic respiration. Number 1, it is the process of release of energy from food using oxygen. Number 2, the high amount of energy is produced. Third, it occurs in the cytoplasm to mitochondria. Fourth, end products are CO2 and water. Fifth, aerobic respirations occurs in many plants and mostly all the animals. Anaerobic respiration. Number 1, it is the process of release of energy from food without using oxygen. Less amount of energy produced. Third, takes place in the cytoplasm only. Fourth, end products are ethanol and CO2 or lactic acid. Fifth, anaerobic respirations occurs in human muscle cells, some bacteria, yeast, plant cells, etc. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमने एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस को बताना है। सबसे पहले है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज होती है, पर इसमें ऑक्सीजन की यूसेज होती है। दूसरी तरफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की यूज नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा अमाउंट की होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं, जबकि एनएरोबिक के केस में वो एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और यहाँ लैक्टिक एसिड होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कई प्लांट्स और मोस्टली ऑल एनिमल्स में पाई जाती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ह्यूमन मसल सेल्स, कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट और प्लांट सेल्स में पाई जाती है। आपने यहाँ पर ये नोट किया होगा कि 2 स्टार्स लगे हुए हैं। ये क्या है? ये है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
प्लस एनर्जी। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड प्रोडक्ट्स आर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। यहाँ ये क्लैरिटी नहीं होती कि एथेनॉल कब प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि ग्लूकोज गिव्स लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी when in the case of some anaerobic bacteria, fungi and animal muscles। जैसे कोई एथलीट जब रनिंग करता है या हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो शरीर में जो ग्लूकोज होता है, हमारा फूड जो होता है, जो हमने इनटेक किया होता है, वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होता और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बजाय लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरे है कि एथेनॉल कब प्रोड्यूस होता है, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज गिव्स एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, सम फंजाई सच एज यीस्ट एंड प्लांट सेल्स। यहाँ पर हमने ये बात क्लियर करनी चाहिए कि एथेनॉल कब प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है। Third question है, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust-laden air? Answer: when we inhale air containing dust particles, the particles get trapped in the air present in nostrils. Sometimes these particles may pass through the air and enter the nasal cavity. These dust particles irritate the lining of the nasal cavity, and as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and it dust-free, clear air enters our body. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब हम कभी भी डस्ट वाले एयर को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो हमें स्नीजिंग क्यों होती है, हमें छींकें क्यों आती है। इसका आंसर है कि जब हम डस्ट पार्टिकल्स वाली एयर को इनहेल करते हैं, जब हम डस्ट वाली एयर को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो इससे क्या होता है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नॉस्ट्रिल्स में जो एयर होते हैं वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। पर फिर भी कई बार ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नोज के अंदर जो हेयर होते हैं उनको पास करके हमारी जो नेजल कैविटी होती है नोज के पीछे, उसमें चले जाते हैं। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी नेजल कैविटी की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, यानी कि हमें कुछ नेजल कैविटी में इरिटेशन महसूस होती है, इसलिए हमें छींक आ जाती है, स्नीजिंग आ जाती है। स्नीजिंग के कारण ये जो डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमने हवा के साथ अंदर लिए थे वो एक्सपेल हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डस्ट फ्री और साफ हवा एंटर हो जाती है। Next, fourth question. Take 3 test tubes. Fill 3/4 of each with water. Label them A, B, and C. Keep a snail in test tube A, a water plant in test tube B and in C. Keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? Answer: living organisms use oxygen and release CO2 during respiration. Test tube A will have the highest concentration of CO2 because the snail breathes in oxygen and breathes out CO2. Test tube B and C. Test tube B contains a water plant. This plant takes in carbon dioxide for photosynthesis and gives out oxygen. Thus, the concentration of oxygen will be more in test tube B. In test tube C, both the water plant and the snail is kept. Snail releases carbon dioxide which gets used up by the plant. Hence, less CO2 concentration than tube A. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने 3/4 तक वाटर को डाल दिया है। अब हमने एक टेस्ट ट्यूब में एक स्नेल को रखा है, बी टेस्ट ट्यूब में हमने एक वाटर प्लांट को रखा है और सी में हमने वाटर प्लांट और स्नेल दोनों को रखा है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि किस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब आंसर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। टेस्ट ट्यूब ए में स्नेल है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब स्नेल रेस्पिरेशन करता है तो वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। टेस्ट ट्यूब बी में देखें तो टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ वाटर प्लांट है। जो वाटर प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है और गिव्स आउट
ऑक्सीजन। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है टेस्ट ट्यूब बी में ज्यादा होगी। जब हम सी की बात करते हैं तो इसमें स्नेल भी है और वाटर प्लांट भी है। स्नेल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जो कि वाटर प्लांट के द्वारा इनहेल कर ली जाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ट्यूब सी में वो ए की अपेक्षा में कम होगी। इसलिए अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि टेस्ट ट्यूब ए में, क्योंकि स्नेल ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थी, इसलिए उस टेस्ट ट्यूब में ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। Next, take the correct answer. In cockroaches, air enters the body through number 1 lungs, number 2 gills, number 3 spiracles, number 4 skin. So answer is spiracles. A cockroach has small openings on the sides of its body. These openings are called spiracles. Air enters through spiracles in cockroaches. 10 pair of spiracles is present in cockroach. There is no role of blood in respiration. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि आपने करेक्ट आंसर को टिक करना है कि कॉकरोच में जो एयर एंटर होती है उसकी बॉडी में, वो किसके द्वारा एंटर होती है। आंसर है स्पाइरिकल्स के द्वारा। जो कॉकरोच होते हैं उनकी बॉडी की साइड्स पर एक छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसको स्पाइरिकल्स कहते हैं, और इन्हीं स्पाइरिकल्स के थ्रू कॉकरोच की बॉडी में एयर जो है एंटर करती है। स्पाइरिकल्स की कितनी काउंटिंग होती है? ईच कॉकरोच में 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड इस रेस्पिरेशन में, कॉकरोच के केस में जो रेस्पिरेशन होती है उसमें ब्लड का कोई भी रोल नहीं होता। Next, during heavy exercise, we get cramps in the legs due to the accumulation of number 1 carbon dioxide, number 2 lactic acid, number 3 alcohol, or 4th है water. So answer is lactic acid. During heavy exercise, we get muscle cramps in the legs. The cramps occur when muscle cells aspire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी लेग्स में क्रैम्प्स हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं, मसल के सेल्स हैं, वो एनएरोबिकली का मीनिंग है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पायर करते हैं। और जब जो मसल्स हैं एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं तो उस केस में ग्लूकोज है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता। और पार्शियल ब्रेक डाउन होने के कारण ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और इन लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन के कारण ही हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। इन क्रैम्प्स से रिलीफ पाने के लिए हम हॉट वाटर में बैथ ले सकते हैं या मसाज कर सकते हैं। Normal range of breathing rate per minute in an average adult person at rest is number 1 9 to 12, number 2 15 to 18, number 3 21 to 24, or 4th is 30 to 33. So answer is 15 to 18. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. The average adult normally takes between 12 to 20 breaths per minute. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक जो एवरेज अडल्ट पर्सन है उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग क्या है, वो कितनी बार एक मिनट में सांस अंदर खींचता है या बाहर निकालता है। तो हमारा आंसर है 15 टू 18। अगर हम रेस्ट पर हैं, कोई भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग रेस्ट पर है, तो वो आमतौर पर 15 से 18 टाइम्स एक मिनट में ब्रीदिंग करता है। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो ये ब्रीदिंग रेट बढ़कर 25 टाइम्स पर मिनट भी हो सकता है। जो एवरेज अडल्ट पर्सन है वो आमतौर पर नॉर्मली 12 टू 20 टाइम ब्रीथ्स पर मिनट। Next, during inhalation, the ribs, number 1, move outwards, move downwards, move upwards,
do not move at all. So answer is move downwards. During inhalation, ribs move up and outwards and diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. During exhalation, ribs move down and inwards while diaphragm moves up to its former position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन का मीनिंग है कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो रिब्स का क्या होता है, वो रिब्स जो होती हैं वे मूव डाउनवर्ड। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। इस मूवमेंट के कारण हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस इंक्रीज हो जाती है और जो हवा है, एयर है, वो रशेस इनटू द लंग्स, जो लंग्स में हवा बढ़ जाती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है तो रिब्स जो होती है वो हमारी मूव डाउन करती हैं और इनवर्ड को मूव करती हैं और साथ ही साथ में डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, अपनी पहली पोजीशन पर डायफ्राम आ जाता है। इससे चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है और एयर हमारे लंग से बाहर निकल जाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमने मैचिंग करनी है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। सबसे पहले है यीस्ट। यीस्ट क्या है? यीस्ट है उसका जो ऑपोजिट, जो उसके साथ मेल खाता है, दैट इज एल्कोहल। वो कैसे है? यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन yeast converts sugars of wine grapes into alcohol and carbon dioxide through the process of fermentation। ये जो yeast होती है वे ऑक्सीजन के बिना ही जो वाइन ग्रेप्स होती हैं उनकी शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती हैं, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि yeast जो है वो अल्कोहल को पैदा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी का फ्लोर को फॉर्म करता है, इसलिए डायफ्राम इज कनेक्टेड विद चेस्ट कैविटी। नेक्स्ट है स्किन। Earthworms breathe through their skins. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. अगर हम अर्थवर्म की स्किन को टच करते हैं तो वो हमें मॉइस्ट और स्लिमी महसूस होती है और जो अर्थवर्म्स होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी मैचिंग अर्थवर्म के साथ है। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स हैव स्मॉल पोर्स ऑन इट व्हिच आर कॉल्ड स्टोमेटा। The stomata are for exchange of oxygen and carbon dioxide. Leaves are present on both sides of the stomata are present on both sides of the leaves or on one side of the stomata depending on the type of leaf. Next is fish. Fish respire through gills. Gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. Fish gills. Frog. Respiration in adult frogs occurs in 3 different ways. Adult frogs breathe through air through their lungs as well as through their skin and the lining of their mouth. Here we have lungs and skin. So out of the 3, 2 are present. So our answer is frog respire through lungs and skin. Next, mark D if the statement is true and F if it is false. During heavy exercise, the breathing rate of a person slows down. Answer, false. During heavy exercise, more oxygen is required to meet extra demand of energy. Therefore, breathing rate increases. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब कोई हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या स्लो डाउन हो जाता है? आंसर है फॉल्स। जब भी कोई हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए उसे ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, इसलिए उसका ब्रीदिंग रेट यानी कि रेट ऑफ ब्रीदिंग
इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीसेस। अगर एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो एक मिनट में 15 to 18 टाइम्स ब्रीदिंग करता है। अगर हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट जो है वो 25 टाइम्स पर मिनट तक इंक्रीज भी हो सकता है। Next, plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. Answer, false. Photosynthesis occurs in the presence of sunlight and thus takes place only during the day. Respiration is a continuous process and occurs throughout the day and night. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ दिन के समय में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और रेस्पिरेशन सिर्फ रात को करते हैं। यह है फॉल्स। जब दिन का समय होता है तो प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे रिसीव मिनरल्स वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड and they take carbon dioxide from the air and inhale out, and during the respiration they give out oxygen. This photosynthesis process takes place in the presence of sunlight and during the day. जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने का और जो ऑक्सीजन छोड़ने का, ये प्रोसेस जो है वो इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे एंड night. It is a continuous process. Next, Frogs breathe through their skin as well as their lungs. True. Respiration in adult frogs occur in 3 different ways. Adult frogs breathe through their lungs as well as through their skin and the lining of their mouths. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि फ्रॉग जो है वो ब्रीथिंग अपनी स्किन के द्वारा भी कर सकते हैं और लंग्स के द्वारा भी कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन ठीक है? आंसर है ठीक है। जो अडल्ट फ्रॉग्स हैं उनमें रेस्पिरेशन 3 डिफरेंट वे से होती है। वो ब्रीदिंग के लिए अपने लंग्स को, स्किन को या लाइनिंग ऑफ द माउथ के थ्रू भी जो है रेस्पिरेशन कर सकते हैं। Next, the fishes have lungs for respiration. Answer, false. Fishes respire through gills. A gill is a respiratory organ found in many aquatic organisms like fish, etc. Fish extract oxygen from water with the help of gills. Modern fish mostly have 5 pairs and never more than 8. If fish can breathe underwater, then why do some fish like dolphins and whales swim to the surface of the ocean? Because dolphins and whales are not fish at all. They are mammals, just like humans. Dolphins and whales are warm-blooded and have lungs for breathing air. When a whale or dolphin surfaces, it breathes air through its nose on the top of its head. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि फिश जो है वो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करती है। आंसर है फॉल्स। फिश जो है रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करती है। गिल क्या होता है? ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिश में, जिसके द्वारा वो जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है उसको ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है फिश गिल्स के थ्रू। मॉडर्न फिश जो होती है उसमें आमतौर मोस्टली 5 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, पर ये जो पेयर्स हैं ये 8 के ज्यादा नहीं हो सकते। अगर फिश जो है पानी के अंदर रहकर सांस ले सकती है तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कई बार कुछ फिश जैसे डॉल्फिन हो गई, व्हेल्स, वो ओशन के सरफेस पर तैरकर क्यों आ जाती हैं? इसका आंसर है कि डॉल्फिन और फिश जो होती हैं वो फिश है ही नहीं, वो ह्यूमन बींग्स की तरह मैमल्स हैं। डॉल्फिन और व्हेल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनमें ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं। जब व्हेल या डॉल्फिन ओशन के सरफेस पर आ जाती है तो वे अपने नोज के थ्रू ब्रीदिंग कर लेती हैं। The size of the chest cavity increases during inhalation. Answer 2. During inhalation, ribs move up and outwards and diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो चेस्ट कैविटी है उसका साइज बढ़ जाता है या कम होता है? क्या है? आंसर है कि बढ़ जाता है। ट्रू है ये। जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स जो होती हैं वो अप की तरफ मूव करती हैं और आउटवर्ड की तरफ मूव करती हैं। इसके साथ साथ जो डायफ्राम, जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर होता है, वो डाउनवर्ड मूव करता है। इससे चेस्ट कैविटी जो होती है उसका स्पेस
बढ़ जाता है और चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ने के कारण लंग्स में हवा एंटर हो जाती है और द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। Given below is a square of letter in which are hidden different words related to respiration in organisms. These words may be present in any direction, upwards, downwards, or along the diagonals. Find the words for your respiratory system. Clues about those words are given below the square. Clues number 1. The air tubes of insects. Trachea. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ये एक पजल दिया हुआ है, इसमें जो वर्ड्स हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के से रिलेटेड हैं और हमने ये वर्ड्स ढूंढने हैं। वो जो वर्ड्स हैं वो अपवर्ड भी हो सकते हैं लिखे हुए, या डाउनवर्ड या डायगोनल किसी भी रूप में लिखे हुए हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्लूज दिए हुए हैं। सबसे पहला क्लू है एयर ट्यूब्स ऑफ द इंसेक्ट्स। एयर ट्यूब्स ऑफ द इंसेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रेकिया। जो बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं उनमें से क्या होता है कि उनकी बॉडी पर, सारी बॉडी पर एयर फिल्ड ट्यूब्स रन करती हैं जिससे कि ऑक्सीजन डिलीवर होती है। इनको ट्रेकिया कहते हैं। ये आपके सामने ये ट्रेकिया लिखा हुआ है, ठीक है। Number 2, skeletal structure surrounding chest cavity. जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है जो कि चेस्ट कैविटी को सराउंड करती है उसको रिब्स कहते हैं। ये आपके सामने 2 नंबर पर रिब्स दिए हुए हैं। Third, muscular floor of chest cavity. मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड Diaphragm. डायफ्राम। ये आपके सामने डायफ्राम जो है ये नीचे से ऊपर को लिखा हुआ है। Fourth, tiny pores on the surface of leaf. जो टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। दीज स्मॉल होल्स जो होते हैं, पोर्स जो होते हैं, ये प्लांट्स को, लीव्स को होते हैं और लीव्स के ऊपर, नीचे या ऊपर के हिस्से किसी भी जगह पर हो सकते हैं और इन पोर्स के द्वारा ही जो लीव्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि दे रेस्पायर थ्रू देयर दीज पोर्स। नेक्स्ट, Fifth, small openings on the sides of the body of an insect. ये Fifth, जो spiracles. हाँ, these are called spiracles. इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी पर जो होते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके द्वारा वह सांस लेते हैं। इनको स्पाइरिकल्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्पाइरिकल्स लिखा हुआ है। Sixth, the respiratory organs of human beings. रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं उनको लंग्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 6 नंबर पर लंग्स दिए हुए हैं। Seventh, the openings through which we inhale. हम जो Nostrils. सांस लेते हैं वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू ही लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोस्ट्रिल्स लिखा हुआ है 7 नंबर पर। 8, anaerobic organism. एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म, इसकी एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट विच हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये आपके सामने जो है यीस्ट यहाँ पर देखो हुआ है, ये देखो YEAST, ठीक है। नेक्स्ट, An organism with tracheal system. Ant. आंट, ये आपके सामने आंट लिखा हुआ है, ये आंट, ठीक है। Question number 9 है, the mountaineers carry oxygen with them because A. At an altitude of more than 5 kilometers, there is no air. B. The amount of air available to a person is less than that available on the ground. C. The temperature of air is higher than that on the ground. 4. The pressure of air is higher than that on the ground. So answer is B. The amount of air available to a person is less than that available on the ground. Mountaineers carry oxygen cylinders while going to high mountain peaks because altitude increases as they climb the mountain. The amount of oxygen decreases as the altitude increases. The air pressure gets lower as the altitude increases. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन लेकर क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जब पर्वतारोही माउंटेन को क्लाइंब करते हैं तो अल्टीट्यूड उनकी बढ़ जाती है और अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ जो ऑक्सीजन जो है वो उसकी मात्रा जो है वो कम होती जाती है और अल्टीट्यूड पर एयर प्रेशर भी कम हो जाता है। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you. थैंक यू।